That is a portion of the 12th chemistry. But in order to understand the electrochemistry, it is important to have a knowledge of the redox reaction. So in the case of the redox reaction, the first thing that you have to know, बेटा redox word देखो कैसे बना है. Redox में दो हैं आपके पास, one is red and ox. इन दोनों के combination से redox बना है. तो red का मतलब है यहाँ पे reduction. And ox stands for oxidation. तो अगर इसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट देखा जाए तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो आपका ऑक्सीडेशन है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा ऑक्सीजन आता है इसके नाम में, तो ये एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन को बोलते हैं. रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की एडिशन या हाइड्रोजन की रिमूवल को बोला जाता है ऑक्सीडेशन. और इसके कंट्रेरी रिडक्शन किसको बोलते हैं बेटा? रिडक्शन इज बेसिकली द एडिशन, इससे अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल. द रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. बाकी ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो अपने पास है, दिस इज अ क्लासिकल कॉन्सेप्ट. कई बार क्या होता है कि इस क्लासिकल कॉन्सेप्ट से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, तो हमें यहाँ पे जाना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से. तो बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू टेक. अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है देखो, ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे? ऑक्सीडेशन को मैं इस चैप्टर में OXN लिख दूंगी. ऑक्सीडेशन जिसको बोलेंगे दैट इज बेसिकली द, ऑक्सीडेशन कौन सा कॉन्सेप्ट है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में अप्लाई होता है, क्लासिकल भी और इलेक्ट्रॉनिक भी. Yes, ऑक्सीडेशन खुद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑक्सीडेशन तो टर्म है ना. ऑक्सीडेशन को तो हम डिफाइन कर रहे हैं दोनों कॉन्सेप्ट से. कॉन्सेप्ट के नाम है क्लासिकल कॉन्सेप्ट एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे और बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन बेसिकली होता है लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. पहले इलेक्ट्रॉन के सेंस में लिख देती हूँ, फिर चार्ज की सेंस में लिखेंगे. कॉन्सेप्ट है ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, और टर्म्स जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के लॉस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, पहली बात. अब लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको रिएक्शन में कैसे नजर आएगा? या तो उसमें हो रहा होगा इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, इससे आपको पता लग जाएगा कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है. और देयर कैन बी द डिक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव का इंक्रीज होना और नेगेटिव का डिक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन. इसके पैरेलल में जब आप रिडक्शन लोगे तो रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन इज बेसिकली वो, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो ये क्या हो जाएगा बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पहली बात तो. दूसरा, अगर आप इसको लोगे इस चार्ज के कॉन्सेप्ट में, तो अगर आप इसको बिल्कुल अपोजिट कर दो, देखो वहां इंक्रीज इन द पॉजिटिव था, ये इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, या डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिडक्शन. तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का. सबसे पहले इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट. उसके बाद आएंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग पे. देन विल स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. उतना डिस्कशन हमारे लिए बहुत है उस इलेक्ट्रो के चैप्टर को पढ़ने के लिए. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? यस मैम. था, मतलब इट इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू. ये आपको सबको पता है, आप करते हो. इवन कि आपने ऑर्गेनिक में भी, फिजिकल में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है. तो बेटा ये तो हमने कॉन्सेप्ट देख लिया रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का. अब ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट या इसको ऑक्सीडेशन नंबर, ये किसको कहते हैं?
ये बेसिकली चार्ज होता है, द चार्ज विच appears on an atom when all the attached species to it are removed from it as ions. अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में अगर किसी एक एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, वो बहुत इजी है। उसको छोड़ के बाकी जितनी भी स्पीशीज हैं उसको एज अ आयंस रिमूव कर दो, मतलब उनपे कितना कितना चार्ज है वो देख लो, तो नेट उस पे कितना रिजल्टेंट चार्ज बचता है, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेसिकली ये चार्ज को बोलते हैं। और कुछ कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हमें पता होती है, इसमें स्पेशली ना एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और पी ब्लॉक यानी कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स, जिसको आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हो, ये आएंगे। क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में जो बेसिकली एलिमेंट्स है ना, वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रखते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है कि उनके पास ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो दे आर हैविंग अ टेंडेंसी टू शो द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। एल्कली मेटल के केस में कोई आ जाए, तुम्हें पोटाशियम लिखा आ जाए, तो आप याद है आपको कि पोटाशियम +1 ही होता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लिख लोगे, ठीक है ना। अब जैसे आपको मैग्नीशियम आ गया, तो आपको पता है मैग्नीशियम 2+ होता है, कैल्शियम आ गया, कैल्शियम 2+ होता है, हैलोजन आ गया तो हैलोजन इज -1। ओके, एंड इस तरह से आपको कई ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता ही होंगी। जैसे हाइड्रोजन है, मैं H2 मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, H2 मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। बाकी जो आपका हाइड्रोजन है, अगर वो HCl के साथ लगा होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। बट अगर वो लगा हुआ है कुछ ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। हाँ, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1 होगी। ठीक है, तो जहां पे आपको लगता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है, जैसे क्लोरीन है, जैसे नाइट्रोजन है, वहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। और जहां पे आपको लगे कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ अटैच है, अब यहाँ पे पोटाशियम और हाइड्रोजन है। अब आपने एस ब्लॉक में भी पढ़ा है कि मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन -1 होता है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1 है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन दोनों तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन भी आपको पता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होती है। अगर आप सिंपल ऑक्सीजन लिखोगे तो ये 2 नेगेटिव होती है। अगर आप O2 देखोगे 2 नेगेटिव, यानी कि ये कौन सा हो गया आपका, -2 हो गया। -2/2 कर लो ना, 2 पे है 2, तो ये -1 हो गया, ये पर ऑक्साइड है। अगर O2 -1 देखोगे सुपर ऑक्साइड, तो ये -1/2 है, तो यानी कि ये -0.5 हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन के, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। मान लो अगर आपका ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ लगा है, तो देखो ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बाकियों के केस में तो ये नेगेटिव होगा, बट फ्लोरीन के कंपैरिजन में ये पॉजिटिव होगा। तो जब OF2 होगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, तो दिस इज ऑक्सीफ्लोराइड। ठीक है ना, इसको फ्लोरो ऑक्साइड नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आइड वर्ड IUPAC के नेम के अकॉर्डिंग आइड जो सफिक्स है वो वहां पे आता है जो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है ना, तो आप फ्लोराइड बोलेंगे तो फ्लोरीन नेगेटिवली चार्ज हुआ, अगर ऑक्साइड बोलेंगे तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हुआ। अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की ज्यादा टेंडेंसी है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देने की, तो ये 2 यहाँ पे आएगा +2, और यहाँ का जो 1 है ये यहाँ पे जाएगा -1। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो +2 भी होती है। ठीक है ना, तो ये आपके पास स्पीशीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देती हैं। अगर आपके पास सिंपल कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे Cl2 लिख दिया, N2 लिख दिया, ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया था, या कोई भी स्पीशीज जो जैसे जिंक अकेला लिखा हुआ आ गया, किसी के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है अपनी, तो जैसे एलिमेंट ये एग्जिस्ट करता है उसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका मतलब है इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। ठीक है, तो ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको पता ही है। जैसे हैलोजन है, हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, -1 होती है। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन अलग अलग होगी, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो आप नेगेटिव से लेके पॉजिटिव
तक ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। तो कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पता लग जाती हैं, और कुछ की आपको निकालनी पड़ती है, और निकालनी वहां पड़ती है जहाँ पे आपके पास कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ हो या डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स हो। अभी मैं इसकी एग्जांपल्स करवाती हूँ। तो इज दैट क्लियर? इतना तो पता है ना आप लोगों को? यस मैम। चलो यहाँ पे मैं कुछ स्पीशीज लिखती हूँ जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं हम थोड़ा सा। कैलकुलेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा देखेंगे इसको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, फिर फटाफट डॉक्स पे आ जाएंगे, बैलेंसिंग पे। कैलकुलेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जैसे एक मैंने ले लिया एग्जांपल Na, इसमें ना मैं मैक्सिमम क्वेश्चन में वही लूंगी जो हाइपोहेलस एसिड है, ठीक है, या सल्फर के, फास्फोरस के, ऑक्सो एसिड जिसको बोलते हो। NaHSO4 ये बाइसल्फेट ले लिया मैंने पहले, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। फिर मैंने ले लिया H4P2O7। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता ना, तब तक आपको ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी इजीली नहीं आप कर पाते हो। एक ले लिया K2MnO4 CaO2, इसमें निकाल लेना मैग्नीज की, यहाँ पे निकालेंगे CaCO2 नहीं है, CaO2 है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की फाइंड आउट करनी है। फिर NaBH4 में बोरॉन हाइड्राइड है तो बोरॉन की कैलकुलेट करेंगे। फिर H2S2O7 इसमें सल्फर की कैलकुलेट करेंगे। और सेवंथ वन लास्ट वन में एक सॉल्ट ले लेते हैं KAlSO4 ट्वाइस एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और इसमें सल्फर की कैलकुलेट करेंगे। तो दीज आर द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स व्हिच वी नीड टू कैलकुलेट। ठीक है जी, तो फर्स्ट में चलते हैं, लेट्स टेक अ सॉल्यूशन। चलो बताते चलो मुझे, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी भाई? 1 प्लस होगी। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 +1 हाँ, इसके फॉर्मूले में ना H2 है, रुको। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +1। +1 बिल्कुल सही बोल रहे हो, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं हाइड्रोजन एटम्स, 2 मॉलिक्यूल नहीं है, एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे +1 होगी। सल्फर की आपको कैलकुलेट करनी है, तो सल्फर की आप एक्स ले सकते हो। एक इसका फास्फोरस वाला करते हैं, एक इसका सल्फर वाला करते हैं, दोनों को लेते हैं। ई ले लेते हैं पहले इसे। चलो फास्फोरस ले लिया पहले, NaH2PO4। हाँ जी, तो P के लिए हमने X ले लिया। 4 इंटू ऑक्सीजन की कितनी होगी भाई? -2 -2। तो कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा? 1 + 2 + X -8 इज इक्वल टू 0। तो X की कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी? +5। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन +5। अब मुझे जरा चेक करके बताओ कि फॉस्फोरस +5 शो कर सकता है, whether it is having a tendency to show the +5 oxidation state। यस मैम। यस मैम। कैसे कैसे पता? मैम नाइट्रोजन फैमिली में इसमें डी ऑर्बिटल भी होता है। हाँ, इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो इट कैन एक्सटेंड इट्स वैलेंसी टू अप टू द 5 विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज हैं उनके साथ ये बना सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब H4P2O7, हाँ जी, H4P2O7 में 4 इंटू हाइड्रोजन मैम की +5 देख लेते हैं भाई। +1 हो गया, 2 इंटू फॉस्फोरस X हो गया, -14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कैलकुलेशन से आ गया +5। यस करेक्ट, +5। एंड व्हाट अबाउट द K2MnO2O4? कैलकुलेट करके बताते जाओ फटाफट। +6 पोटाश, बिल्कुल +6 करेक्ट। +1 + X -8 तो आ गया +6, करेक्ट। हाँ जी, CaO2 में O2 पे आपको कैलकुलेट करना है X, तो कैसे करेंगे? कैल्शियम का तो हमें पता है +2 होता है, +2 इंटू X इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज X इज इक्वल टू कितना आ गया? -1 -1 अगर O2 पे है तो ये कैल्शियम का कौन सा ऑक्साइड हुआ? सुपर यस, सुपर ऑक्साइड।
NaBH4, यहाँ पे बताओ, सोडियम +1 हो गया, बोरॉन X 4 इंटू हाइड्राइड, NaBH4 में हाइड्राइड है ये, मैम तो माइनस का बनना है। ध्यान रखना है इस चीज का। तो X कितना हो जाएगा +3, तो बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3। सल्फर H2S2O7, हाँ जी, कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2 इंटू हाइड्रोजन +1, 2 इंटू सल्फर का X आ गया, 7 इंटू -2, दिस कम्स आउट टू बी 0, तो X कितना आ जाएगा +6। KAlSO4 ट्वाइस एंड 12 वाटर, ये और भी इजी है। पोटाशियम पे कितना होता है +1 होता है, और एल्यूमिनियम पे कितना होता है भाई +3 होता है। वैसे तो आप इसका टोटल भी चार्ज ले सकते हो। अच्छा, मुझे सल्फर पे कैलकुलेट करना है, तो सल्फर का X ले लेंगे। अब देखो इस पूरी ब्रैकेट के आगे क्या है, 2 लगा हुआ है ना, तो आपको 2 ब्रैकेट के आगे लगा देना है। सल्फर पे X और 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो जाएगा, और 12 वाटर पे क्या कोई चार्ज होता है, नो मैम। नो मैम। तो इसको न्यूट्रल भी ले सकते हो। अगर आपको और सॉल्व करना है, इसको 12 कॉमन लेके 2 इंटू +1 इंटू -2 कर दो, वो एक ही बात है। लास्ट में आप प्लस माइनस इक्वल अमाउंट में आ जाएंगे। तो क्या आंसर आएगा इसका भाई, 4 + 2x - 16 इज इक्वल टू 0, 2x - 12 इज इक्वल टू 0, तो x is +6। यस मैम। यस। This is how you go for the calculation of the charges। ठीक है, इतना तो क्लियर है सभी को। यस यस मैम। मैम। अच्छा, Ki3, इसमें बताना जरा आयोडीन पे कितना चार्ज होगा, Ki3, जल्दी जल्दी। 1 इतना टाइम नहीं लगा सकते हम। Ki3 में सब बच्चों को पता है कि K+1 होता है और I3 -1 होता है। I3 का तो तुम्हें इतना स्ट्रक्चर भी पढ़ाया हुआ है, आई टोल्ड यू द ज्योमेट्री। मैम फ्रैक्शन में आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल फ्रैक्शन में ही आता है इस क्वेश्चन में आंसर। तो I3 -1 है, तो इसका मतलब है 3 इंटू आयोडीन पे चार्ज -1 है, तो X कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन में भी आएगा नेगेटिव भी आएगा, तो -1/3। तो ऐसे ही परसेप्शन में नहीं रहना है कि ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब मैंने स्पीशीज लिख दी H2S4O6, दिस इज अ स्ट्रक्चर H2S4O6। हाँ जी, इसमें कैसे आएगा चार्ज, 2 इंटू हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है +1, 4 इंटू सल्फर पे कितना चार्ज है X, -6 इंटू एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2 हो गया एक ऑक्सीजन पे, ठीक है, +6 -2, तो दिस इज 2 + 4x - 12 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10/4 नहीं आ जाएगी, यस मैम। 4 यानी कि 5/2, 2.5। तो ये भी चार्ज हो सकता है। देखो फ्रैक्शनल चार्जेस भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके बेस पे ना आपको इनकी स्ट्रक्चर्स भी कैलकुलेट करनी आ सकती हैं कि कैसे इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे। देखो, अगर H2, वैसे तो ये P ब्लॉक में आएगा, आई विल टीच यू व्हेन विल गो टू द P ब्लॉक। ऑक्सीजन 6 है ना, तो पहले तो OH लगे होंगे 2, सल्फर है 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो अगर 2 कॉर्नर पे होंगे तो बाकी होंगे 2 इसके साथ और 2 इसके साथ, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या होता है ना, कि जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इस पे भी +5 होता है, इस पे भी +5 होता है, ठीक है, और यहाँ पे 0 0 होता है, ये जो बीच में पेरोक्साइड लिंकेज से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 2 सल्फर जो है इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से हैं और 2 सल्फर जो है वो इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से हैं। Fe2O3 में आयरन की Fe3O4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 8/3। yes, 3x - 8 is equal to 0, x comes out to be 8/3। ओके, अब जैसे आपका कंपाउंड है एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, एसिटिक एसिड को पहले तो कंबाइन करके लिख लो, C2 है, O2 है और H4 है, ठीक है, C2O2H4, तो 2 इंटू X ले लेते हैं,
2 इंटू -2 ले लेते हैं। अब हाइड्रोजन क्या हो गया आपका, 4 इंटू +1 हो गया। दिस इज इक्वल टू 0, 2x 0 आ जाएगा। +4 इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई इसकी, 0। 0। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती है कार्बन की, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, देखो एसिटिक एसिड के स्ट्रक्चर में ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O एंड OH। सबको पता है कि ये ऑक्सीजन -2 होता है और ये ऑक्सीजन भी आपका -2 होता है। बाकी टोटल चार्ज इसका है जो कैंसलेशन हो जाता है इसमें। चलो ये सारी बातें बाद में करेंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे कि कैसे कैसे उसको इलेक्ट्रो इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे लेना है। फिलहाल 0 आ गया इसका। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का क्या फार्मूला होता है? CaOCl2। हाँ, इसमें जरा मुझे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन बताओ तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? दिस इज अ ब्लीचिंग पाउडर एंड यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0. 0 लगता है एक बच्चे को। अच्छा, 0 अग्री हो रहा है बेटा, तुमने देख लिया है कि 0 एग्रीड? यस मैम, 0 आ अच्छा रहा है चलो मेरा। देख लेते हैं। तो कैल्शियम तो 2+ होगा, ऑक्सीजन -2 होगा, तो 2 इंटू एक्स क्लोरीन का निकालना है, तो x कम्स आउट टू बी 0। आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे ही बोल रहे हो? Yes, यस। ma'am. रॉन्ग है ये। देखो CaOCl2 की स्ट्रक्चर कैसे होती है। Ca तो आपका +2 होगा, इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको, कैल्शियम तो +2 ही होगा। तो बाकी हमारे पास जो दो स्पीशीज बचती है ना, एक OCl और एक Cl। तो एक तो डायरेक्टली क्लोरीन कैल्शियम के साथ लगा होता है ब्लीचिंग पाउडर में, और एक कैल्शियम के साथ लगा होता है थ्रू द ऑक्सीजन एटम। तो अगर इस पे +2 है तो इसको कंपनसेट करने के लिए इन दोनों पे कितना चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा। तो एक क्लोरीन का तो डायरेक्टली पता लग गया कि -1 होगा। दूसरे क्लोरीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है। ऑक्सीजन का -2 हो गया, क्लोरीन का आपको कैलकुलेट करना और टोटल चार्ज -1 होगा। तो x कितना आ गया, -1 + 2 इज +1। तो के ब्लीचिंग पाउडर में 2 क्लोरीन एटम है। ये जो 2 क्लोरीन एटम है इनमें से एक का चार्ज -1 है और एक का चार्ज +1 है। 0 किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है इसमें। ठीक है, और क्लोरीन कब होता है आप बताओ जरा मुझे, कब होता है क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में? -1 तो उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल हो सकता है, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्साइड करवा सकते हो। इलेक्ट्रॉन एक्साइड हो जाएगा तो उसको आप लूज भी करवा सकते हो अनपेड इलेक्ट्रॉन को। इसमें साइज बड़ा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है इतनी अप्रोप्रिएट। ठीक है, मैम। बाकी यहाँ पे वो वाले क्वेश्चन थोड़े ध्यान से करने हैं, जैसे हाइपो वगैरह है या जिसमें कोई पर ऑक्साइड लिंकेज होती है तो ऑक्सीजन में -1 चार्ज आएगा। वो डोंट वरी, व्हेन विल डू द पी ब्लॉक ना, वहां पे भी कर देंगे। अभी बेसिकली आपको समझ में आ गया कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं? यस मैम। चलो यस अच्छा। मैम। अब हम आ जाते हैं कि हमें देखना है कि वेदर द सम ऑफ द रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस और नॉट। देखो, रिडॉक्स रिएक्शंस उनको बोलते हैं जब एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा होता है। तो अगर आपको एक ही रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों मिले तो दैट वुड बी द रिडॉक्स रिएक्शन, अदरवाइज इट इज नॉट। जैसे लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ CuO। ये सॉलिड स्टेट में है, प्लस द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज देयर एंड देन इज अ कॉपर इन द सॉलिड स्टेट प्लस द वाटर इन द गैसियस स्टेट। आप इसको चेक करके देखो। अब कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करोगे, वो तो बिल्कुल सिंपल है, -2 यहाँ आएगा, +2 यहाँ आएगा। अब आपको x वगैरह लिख के भी करने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज वेरी इजी, यू कैन डायरेक्टली पुट इट ओवर द एटम। हाइड्रोजन मैंने आपको बोला था कि जब कोई जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 एग्जिस्ट करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। अब कॉपर भी ऐसे ही लिखा हुआ है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। H2O में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड ऑक्सीजन की -2। जो यहाँ पे सर पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं ना, वो पर एटम लिखते हैं, एक एटम के लिए। अब 2 हाइड्रोजन कंबाइन करके तो +2 दे देंगे और -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द 1 हाइड्रोजन ओनली, दैट्स व्हाई दिस इज अ +1। अब उसके बाद आप चार्ट चेक कर लो, डेफिनेशन आपको आती है। कॉपर +2 से 0 की तरफ जा रहा है, +2 से 0 की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या बोलूंगी मैं, डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज बोलूंगी, यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अभी आपको फर्स्ट लाइन ऑक्सीडेशन। बताया था, ऑक्सीडेशन नहीं होता, इंक्रीज इन द पॉजिटिव होता है ऑक्सीडेशन। डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज रिडक्शन होता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखो 0 to +1 जा रहा है, तो यानी कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन।
तो एक ही रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं तो ये रिएक्शन क्या है आपका, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग भी सिखा दूंगी कि हाउ यू हैव टू बैलेंस दीज रिएक्शंस। चलो एक रिएक्शन और चेक कर लेते हैं। जैसे BCl3 है, उसको रिएक्ट किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो आपके पास बना B2H6 बोरॉन हाइड्राइड और LiCl3 लिथियम क्लोराइड एंड देन इज द एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ये है आपके पास कंपाउंड C1 C। अच्छा A और B हो गया अभी तो। ठीक है जी, अब बताओ मुझे कि ऑक्सीडेशन स्टेट बोरॉन की कितनी होगी फटाफट से। क्लोरीन के ऊपर अगर -1 होता है तो बोरॉन की कितनी होगी, जल्दी से बताओ। +3। +3 होगी ना। अब लिथियम के ऊपर तो सबको पता है कि +1 होगा। अब AlH4 टोटल के ऊपर -1 होगा। देखो इसको ऐसे तोड़ लेते हैं। लिथियम के अगर ऊपर +1 होगा तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड के ऊपर -1 होगा। तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे, हाइड्राइड बोल रहे हो तो ऑब्वियसली ये तो माइनस ही है। तो एल्यूमिनियम X है 4 इंटू हाइड्राइड, मतलब ये -1 है, टोटल -1। तो X - 4 इज इक्वल टू -1। तो X कितना चार्ज आ गया यहाँ पे, +3। यानी कि एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज होगा, +3, और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होगा -1। B2H6 में वो ये भी बोरॉन हाइड्राइड है। तो खैर इसमें बोरॉन से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैसे नहीं ले सकते हैं जैसे हम AlH4 में लेते हैं। तो B2H6 डाइबोरेन में बोरॉन होगा आपके पास माइनस और हाइड्रोजन होगा प्लस। एंड इसमें LiCl में भी लिथियम होगा प्लस और क्लोरीन होगा माइनस। AlCl3 में भी साफ है +3 एंड -3। चलो आ जाओ अब -3 से +3 से -3। यस, क्या हो रहा है ये, whether it is Reduction. oxidation- yes। रिडक्शन। अब ये हो रहा है डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज। फिर से डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज भी इसको बोल रहे हो, बोल सकते हो, या इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते हो। जिस भी सेंस पे कर लो, ये आएगा रिडक्शन। अब और क्या चेंज हो रहा है, और कुछ चेंज हो रहा है इसमें, देखो इज देयर एनीथिंग अदर थिंग चेंज। ऑक्सीडेशन नंबर किसी और स्पीशीज हाइड्रोजन का चेंज हो रहा है, -1 टू +1। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में ये हाइड्राइड है, B2H6 में ये हाइड्राइड नहीं होता, इसमें बोरॉन नेगेटिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। और अगर ये बात नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन गलत कर दोगे फिर। ठीक है, बोरॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो ये आपके पास आ गया इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। Oxidation. दैट मींस दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह से आप क्वेश्चन में कैलकुलेट करते हो कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, whether this is redox or not. Clear? Yes, अच्छा, एजेंट्स किसको बोलते हैं, वैसे तो मैंने एस ब्लॉक में भी ये बात बताई है और ये चैप्टर में आ रहा है तो चलो ध्यान में रखना। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, RA का मतलब क्या है। ऑक्सीडाइज हम करेंगे। दूसरे को हाँ, नहीं दूसरे को फिर दूसरे रिड्यूस को करें। कभी ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरे को इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग देके एजेंट, अपने यस, आप को। रिड्यूसिंग एजेंट मींस व्हिच themselves oxidizes, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा। इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, this oxidizing agent would be the species which themselves reduces, जो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, अगर कोई कंपाउंड अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रखता है किसी एक एलिमेंट को, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर इट। लेट अस सपोज कि मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, और तीसरा एजेंट है नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड द ओजोन। हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कैसे पता लगेगा।
ठीक है। अब सल्फर SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताना जरा मुझे। -2 होगी, -2 × 2 -4 यानी कि +4 हो जाएगी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, मैम है ना। सल्फर Yes. की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो अब आपको सल्फर के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सल्फर की जानते हो ना। सल्फर क्या होता है, दिस इज अ 3s2 एंड द 3p4। तो बेटा अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मैं करवा दूं इसका शिफ्ट, तो 3s2 3p3 और हो जाएगा 3d1, यस और नो। Yes, अगर मैम एक इलेक्ट्रॉन इसका और शिफ्ट करवा दूं मतलब एक्साइटेड स्टेट 1 और एक्साइटेड स्टेट 2 में, तो ये बन जाएगा 3s1 3p3 एंड 3d2, यस। तो अगर इस जगह से देखो तो इसकी 3p4 कुछ ऐसे लिखा होगा। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये +2 शो कर सकता है। अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 तो p में हो गए और एक d में होगा, तो ये क्या शो कर सकता है, सल्फर +4 शो करता है। यहाँ पे सारे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सल्फर क्या शो कर सकता है, +6 शो कर सकता है। ये तो पता है ना सबको, एवरीबडी नोज दिस फैक्ट ना। Yes, मैम Yes, sir. +4 से +2 भी शो कर सकता है, सल्फर +4 से +6 भी शो कर सकता है। अगर सल्फर +4 से +2 में जाता है तो ये क्या होगी, रिडक्शन होगी। रिडक्शन होगी तो ये क्या एक्ट किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर +4 से +6 में जाता है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, यस और नो। Yes, sir. चलो ठीक है, तो यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड दोनों तरह एक्ट कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। अब आ जाओ हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे। मैम हाइड्रोजन, रिपीट करना है, ये +2 और +6 कैसे लिखा है? आपको ये आ गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तीनों होती है, +2 +4 एंड +6। यस मैम। अच्छा ठीक है। अब सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सल्फर की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है, इससे कम भी एग्जिस्ट करती है और इससे ज्यादा भी एग्जिस्ट करती है। अगर किसी कंपाउंड में सल्फर +4 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब है वहां पे इसकी रिडक्शन हो रही होगी और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर किसी कंपाउंड में सल्फर +4 से +6 में जा रहा है तो वहां पे इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि सल्फर कैन एग्जिस्ट इन ऑल द 3 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4 एंड +6, and if in the existing compound it is in the +4 oxidation state, it is having a tendency to go to both। ठीक है ना, +2 एंड +6 दोनों हो सकते हैं ना इसके पॉसिबल। यस मैम। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आ जाओ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो आपका हाइड्रोजन तो देखो बेटा +1 ही रहेगा, और ऑक्सीजन आपका यहाँ पे पेरोक्साइड में -1 है। ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन -1 है, तुम्हें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता है ना दोनों, और कौन कौन सी होती हैं, ऑक्सीजन की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं, बताओ। क्या मैम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सकती है, हो सकती यस है अगर हो सकती ऑक्सीजन है। O2 फॉर्म में चला जाए। ठीक है ना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक एटम के लिए -1 है, 2 एटम्स के लिए -2 नहीं हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो -2 से ये 0 भी हो सकता है। ठीक है ना, -1 से 0 भी तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। एक एटम हाइड्रोजन पेरोक्साइड में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। ठीक है, इट कैन हैव द ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ऑल्सो, और इट कैन हैव ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ऑल्सो। तो -1 से अगर 0 कंसिडर करोगे तो ये क्या है, -1 to 0 ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो यानी कि ये क्या एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर -1 से -2 कंसिडर करोगे तो ये क्या है, रिडक्शन। तो ये क्या एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड अपने रिएक्शन में दोनों तरीके से एक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता है। अब आ जाओ नाइट्रिक एसिड पे। नाइट्रिक एसिड पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे बताओ कितनी है। ये +1 हो गया, ये -6 हो गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, यस और नो। Yes, ma'am. +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की है, तो नाइट्रोजन की प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है क्या। नाइट्रोजन क्या क्या एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन अगर NH3 के साथ है तो M3 -3 होगा। नाइट्रोजन अगर N2 है तो 0 होगा। नाइट्रोजन अगर N2O है तो +1 होगा। नाइट्रोजन अगर NO है या N2O4 है तो +2 होगा। नाइट्रोजन अगर आपका NO2 है तो +4 होगा। नाइट्रोजन अगर N2O3 है तो +3 होगा। नाइट्रोजन अगर, एक ऊपर लिख देते हैं,
N2O5 है तो +5 होगा। यही तो ज्ञान है तुम्हारे पास कि 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है। Anybody want to ask anything बेटा? ओके, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से लेके +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, पर क्या +5 से ऊपर हो सकती है? नहीं हो सकती ना। अरे नाइट्रोजन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 5 ही तो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन लॉस करने? यस मैम। तो बच्चा इसकी ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो अब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इससे कम कम ही आ सकती है। 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 हो सकती है, -3 हो सकती है, +1 हो सकती है। तो इन सभी में डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज ही तो हो रहा है। यस मैम। तो डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो ये क्या होगा फिर इसका? कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, मैम रिडक्शन। रिडक्शन। तो रिडक्शन होगा तो ये कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जहां आपका सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों तरीके से एक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी, ठीक है। बट जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो सिर्फ क्या एक्ट कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या आप इसको ना एक ऐसे स्टेटमेंट लर्न कर लो कि अगर कोई कंपाउंड अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, तो उसके बाद वो रिड्यूस ही हो सकता है, और ऑक्सीडाइज तो नहीं हो सकता ना। +5 से +6 नहीं जा सकता है, +5 से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आएगा। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आएगा तो ऑब्वियसली रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा तो मतलब क्या एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाइट्रिक एसिड को कभी भी किसी रिएक्शन में आप रिड्यूसिंग एजेंट नहीं ले सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप ले सकते हो, ठीक है। यस मैम। ये बात समझ में आ गई है तुम लोगों को? यस मैम। ऐसे ये कंपाउंड ले लो ओजोन। अब ओजोन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीजन की 0 ही है, यस मैम। ठीक है। तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की, और रेंज ऑफ द ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 टू लेके -2 होती है। +2 जो है वो एक्सेप्शन होता है जब आप फ्लोरीन के साथ लेते हो, अदरवाइज तो ऑक्सीजन में और कुछ नहीं हो सकता है। तो इसमें भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट इससे कम ही हो सकती है, यानी कि रिडक्शन ही हो सकती है। ये भी क्या एक्ट करेगा? सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ओजोन और नाइट्रिक एसिड दो ऐसी स्पीशीज मैंने आपको बता दी जिनमें आप उनको सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही कह सकते हो। दे कैन नॉट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज द रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, Yes, ma'am. चलो अब मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ इसका। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस, पर आप ट्राई करना एक्सप्लेन करने का। पोल नहीं लेंगे, पोल एंड में लेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक कंपाउंड है जो AgF2 है ना, सिल्वर डाइफ्लोराइड है, ये है अनस्टेबल। दैट कंपाउंड इज द अनस्टेबल कंपाउंड। However, it is formed and act as a very strong oxidizing agent. Why? Strong oxidizing agent. Why? Now you have to give the answer to this question on the basis of whatever we have learned. AgF2 अनस्टेबल है पर फिर भी ये फॉर्म होता है, और ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। रीजन क्या है? मैम ये अनस्टेबल है तो ये रिड्यूस ही करेगा। हाँ, इसको थोड़ा और- इलेबोरेट करो तो ऑक्सीडेशन बेस पे। AgF2 में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। हाँ, +2। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर की क्या स्टेबल है? अनस्टेबल है। सभी बच्चे जानते हैं कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो कॉपर सिल्वर गोल्ड में कॉपर फैमिली यानी कि कॉइनेज मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +1 मोस्ट स्टेबल है, तो +2 तो लेस स्टेबल है इसमें, ठीक है। तो +1 अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। तो अगर इसकी अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो ये क्या करना चाहेगा? AgF और F नेगेटिव में, यानी कि सिल्वर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो अगर ये सिल्वर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो +2 से +1 क्या हो रहा है बताओ? डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। यानी कि रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। तो यस मैम, रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या एक्ट करेगा फिर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैम एक ये भी हो सकता है कि जैसे अनस्टेबल है तो मैम ये रिड्यूस ही कर सकता है इलेक्ट्रॉन। तो मैम इस बिल्कुल। पास मैम मान लो कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही काम करेगा इस तरह। हाँ, कह सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए जी। मैम एक जर्नल क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, जो आपने पिछले कल पढ़ाया था उससे रिलेटेड है, पूछ लो। जब आपका 7 हो जाएगा ना बेटे, उसके बाद जब मैं पोल दूंगी तब पूछ लेना, ठीक है? ओके मैम। तब तक तुम ऐसा कर सकते हो, हुएवर इज स्पीकिंग आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो, जब मैं पोल का क्वेश्चन लिखूंगी तब मैं ले लूंगी, ठीक है बेटा? ओके मैम। ठीक है। अच्छा चलो, अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट में, लास्ट वाले टॉपिक में, कि बैलेंसिंग कैसे करना है। ठीक है, देखो बेटा, बैलेंसिंग करना तो खैर आपको कोई ऐसा पेपर नहीं देना है सब्जेक्टिव जिसमें कोई आपसे स्टेप वाइज बैलेंसिंग करवा के देखेगा। बट फिर भी कई बार क्या होता है कि जब आपको स्टोक्योमेट्री अप्लाई करनी है ना मोल कॉन्सेप्ट में, तब आपको इक्वेशन बैलेंस चाहिए होती है। एंड इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द हिट एंड ट्रायल मेथड, मेरा ये मानना है कि हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करने से बेटर है कि व्हाई डोंट यू पीपल गो फॉर द एक्चुअल मेथड, एक्चुअल स्टेप्स की कैसे बैलेंसिंग होते हैं। बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस या कोई भी केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है बेटा, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, मेरे पास है MnO4 नेगेटिव इन द एक्वस फॉर्म plus I negative in the aqueous form and MnO2 in the solid form plus I2 in the solid form, and it is written as the basic medium. बेसिक मीडियम, बेसिक लिखा हो, एसिडिक लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे है। पहला स्टेप तो अब इसमें ना बैलेंसिंग के बेटा 2 मेथड है, मैं दोनों एक ही में सिखा देती हूँ। पहला मेथड है आपका रिडॉक्स मेथड है एक, और एक है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। वैसे इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको बस बैलेंस ही करना चाहिए। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एट लास्ट आपको बैलेंस इक्वेशन मिलनी चाहिए। और मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये आपको कोई बैलेंस नहीं करवाएगा। ऑब्वियसली आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, ताकि आपको कोई मोल का या कहीं पे भी सॉल्यूशन में भी कुछ ऐसे करना पड़े तो ऐसा ना हो कि बस हमसे इक्वेशन बैलेंस ही नहीं हो पाई, हम देख ही नहीं पाए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज था, हम इक्विवेलेंट वेट ही नहीं निकाल पाए, हमसे नॉर्मेलिटी ही नहीं सॉल्व हुआ। इसलिए मैं ये बता रही हूँ। पहला स्टेप वही है कि आपको क्या करना है, आपको इस रिएक्शन में सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट X है, 4 इंटू मैग्नीज का बच्चा मैंने कैलकुलेट करना था ना, तो मैंने X ले लिया। ऑक्सीजन का -2 है, टोटल चार्जेस -1, X -8 इज इक्वल टू -1, X इज -1 + 8, तो कितना चार्ज आ गया बेटा? +7। ये तो आप निकाल लेते हो ना, अब तो कोई इशू नहीं है। +7 एंड -2। जिन बच्चों को नहीं आता उनको मैं दोबारा बता देती हूँ, ये जो सर पे माइनस लिखा होता है ना बेटा, ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर है, पूरे आयन के ऊपर है। तो आपको इसको टोटल को -1 के बराबर रखना है, जहां पे दिया हुआ है वहां पे कैलकुलेट करना। रिक्वायर्ड ही नहीं है तो -1 आ गया। MnO2 में देखो MnX है, 2 इंटू ऑक्सीजन ऑफ -2 हो गया, तो X इज इक्वल टू +4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे +4 हो गया। I2 आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वहां पे 0 हो गया। I2 H2 X2, ठीक है, ये 0 हो गया। अब आपको चेक करना है कि पहले तो देख लो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। लेट मी यूज द अगेन येलो कलर। तो मैग्नीज +7 से जा रहा है +4 पे। हाँ जी बोलो, बोलिए। मैम मान लो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उस पर ऐसे चार्ज शो नहीं किया हुआ नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें डायग्राम से देखना पड़ेगा या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा? नहीं नहीं, कौन सा मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अगर? मैम जैसे तो MnO4 नेगेटिव है। हाँ, MnO4 नेगेटिव, आपको KMnO4 पता है ना? मैम और कोई हो फिर, इसमें तो पता है, जैसे कोई थोड़ा हाँ, कॉम्प्लेक्स हो। कॉम्प्लेक्स हो तो आपको उसका चार्ज 0 के बराबर ऊपर रख देना है।
अगर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ, देखो जब वो क्वेश्चन देगा ना, वो अगर कोई कंपाउंड आपको न्यूट्रल देता है तो सारे चार्ज कैलकुलेट करके आप 0 के इक्वल रख दो, अगर कोई चार्ज देता है तो उसके ऊपर -1 दे दो। जिसको आप कह रहे हो कॉम्प्लिकेटेड है अगर कोई, तो उसमें तोड़ तोड़ के तो कैलकुलेट कर सकते हो ना कि बाकी जो बीच में एटम्स दिखे उन पे चार्ज कितना होगा। टोटल चार्ज तो ऑब्वियसली जैसा उसने लिखा है। अब मुझे MnO4 नेगेटिव सही है, आप इजी है आता है आपको, कोई मुश्किल भी दिया होगा तो अगर वो न्यूट्रल तो दिया ही होगा ना, कि उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसको आप 0 के इक्वल रख दो। जिसका नहीं पता उसको X लिख दो, बाकियों के भर दो। यस मैम। ठीक है ना। अब Mn +7 से +4 की तरफ जा रहा है तो ये डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज है। इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, अगर सर के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है वो न्यूट्रल है, उसको 0 के बराबर रख दो। और बाकी जितनी भी स्पीशीज इसमें दी हुई हैं उनके चार्ज एक एक करके भर दो। तो +7 से +4 की तरफ जा रहा है तो दिस इज अ रिडक्शन। और यहाँ पे ना बेटा ये भी लिखना होता है कि रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। रिडक्शन बाय द 3 इलेक्ट्रॉन पर एटम। पर एटम मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि एक एटम है और ये कितने एटम से हो रहा है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से चेक करते हैं, मतलब रिएक्टेंट की तरफ। अब आयोडीन देख लो, -1 से लेके 0 है, तो ये डिक्रीज इन द नेगेटिव और इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज है। तो दिस इज अ ऑक्सीडेशन बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, क्योंकि -1 से 0 जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। Yes, ma'am. मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज देख लिया है। +7 से +4 की तरफ जा रहा था तो 3 इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन है, -1 से 0 की तरफ जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन है। और ये पर एटम देखना है, पर एटम आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से चेक करना है। उसके बाद एक मेथड तो देखो, आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन मेथड तो सिर्फ इतना है कि जो आपका रिडक्शन वाला कांस्टेंट आया उसको आप ऑक्सीडेशन वाले से मल्टीप्लाई कर दो और ऑक्सीडेशन वाले को रिडक्शन से कर दो। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन से चेंज हो रहा है, 3 से चेंज हो रहा है ना, तो 3 से आप लेफ्ट हैंड साइड इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और जो आपका फैक्टर 1 आया, 1 से आप दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, MnO4 नेगेटिव। ये कितने से चेंज हो रहा, 3 से, तो 3 से मैंने इसको कर दिया और 1 से मैंने इसको कर दिया, और लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड किया है तो राइट हैंड साइड आप उसके अकॉर्डिंग सेटल आप कर लो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MnO4 1 नेगेटिव लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी 1 Mn है, ये यहाँ पे भी 1 Mn है। हाँ, जब भी आप ये करते हो ना कि लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करने के बाद राइट हैंड साइड वैसे ही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाते हो, तो आपको ऑक्सीजन को या अगर हाइड्रोजन है तो उसको लास्ट में बैलेंस करना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैग्नीज और मैग्नीज तो हैं बैलेंस। अब आयोडीन है 3 आयोडीन और यहाँ पे है 2 आयोडीन। क्या इसको आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो, 3 आयोडीन या 2 आयोडीन से? कैसे करोगे बताओ, इसको 3 बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो क्या क्या करोगे इसको बैलेंस करने के लिए? द वन मेथड इज इसको आप 3/2 कर लो और लास्ट में सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। या आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही कर दो, चलो 3/2 लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आपके पास बचा बैलेंस होना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बहुत सिंपल मेथड है, जितने ऑक्सीजन जिस साइड पे कम होते हैं ना उस साइड पे उतने मॉलिक्यूल आप वाटर के ऐड कर लो। MnO4 नेगेटिव, किसी का करने का मेथड कुछ भी हो, अल्टीमेटली अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड आ रही है देन यू आर गोइंग राइट। MnO4 नेगेटिव प्लस 3I नेगेटिव, MnO2 प्लस 3/2I2। देखो बेटा इसमें 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल वाटर के इस साइड पे ऐड करने पड़ेंगे। अब इसमें नए H आ गए, H इंट्रोड्यूस हो गए तो 2 2 4, तो 4H प्लस आप दूसरी साइड पे इंट्रोड्यूस कर दोगे। यहां तक अभी इक्वेशन अगर आपकी बेसिक मीडियम में होती तो यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस है। देखो एक Mn है, एक Mn है, एसिडिक मीडियम में होती तो ऑक्सीजन 4 इधर है, ऑक्सीजन 2 + 2 4 इधर है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, आयोडीन 3 है, आयोडीन 3 है। बट आपको इक्वेशन दी हुई है बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम के लिए जितने H+ आपने ऐड किए हैं ना उतने OH नेगेटिव दोनों साइड ऐड कर दो। मतलब वाटर बना दो एक साइड और एक साइड बेस के आयंस आ जाएंगे। 3I नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस 3/2I2 प्लस 2 वाटर प्लस 4OH नेगेटिव। अब देखो 4H+ एंड 4OH नेगेटिव मिलके क्या दे देंगे यहाँ पे, 4 वाटर। 4H2 4 वाटर इधर है, 2 वाटर इधर है, तो यहाँ से ये कैंसिल होके यहाँ पे कितने वाटर बच जाएंगे, 2 वाटर।
ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन आ गई। अगर आपको इस 3/2 को हटाना है तो आप सारी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कई बच्चे ऐसा करते हैं या कई ऐसा पढ़ते हैं कि अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, जैसे यहाँ पे 3 था और आयोडीन को आप 3 नहीं बना सकते, तो इसको आप 6 तो बना सकते हो ना। तो आप जो मल्टीप्लाई किया है ना, जिसको आपने एक को 3 से और एक को 1 से, उसको डबल कर देते हैं वो सीधा ही। 3 वाले को 6 कर देते हैं, 1 वाले को 2 कर देते हैं, फिर 3/2 नहीं आता, वो एक ही बात है। 3/2 करके बाद में भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। क्लियर हुई आपको कि नहीं? क्लियर है मैम। Yes, ma'am. एक और करा के दिखाएं आपको? दूसरे मेथड से करा देते हूँ, वो है तो वो भी इसमें भी यही है, नेक्स्ट मेथड में भी, बस उससे पहले सेपरेटली करना होता है। ये दिस इज अ वॉट एवर द क्वेश्चन आई हैव रिसीव्ड, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क। यस मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है। बेटा हटा दूं इस शीट को, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं नोट करना है तो? Yes, ma'am. चलो फिर आगे बढ़ो। अब मैं नेक्स्ट इक्वेशन एक और ले रही हूँ बैलेंसिंग के लिए, और उस इक्वेशन में क्या करेंगे, उस इक्वेशन में हम दूसरा मेथड यूज कर लेंगे। बेस यही रहेगा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO2 gives Cr+3 plus SO2 negative. Let me check the equation again. Cr2O7 2 negative, SO2 Cr3 plus and SO2 negative. Yes, सही है। चलो अब पहले इसकी चार्ज कैलकुलेशन करते हैं। अब इसकी चार्ज कैलकुलेशन में क्रोमियम पे कितना चार्ज आएगा? 2x + 7 × -2 is equal to -2. 2x is equal to -2 + 14, तो x comes out to be +6। इतनी कैलकुलेशन सब बच्चों को आती है? +6 -2, देखो मैंने इसका टोटल चार्ज -2 के बराबर रखा है। अगर उसके ऊपर -2 नहीं रखा होता तो न्यूट्रल होता। अब ऑक्सीजन -2 होता है और सल्फर +4 आ जाएगा। क्रोमियम ऑलरेडी दिया है +3 और सल्फर x 2 × 2 तो है नहीं है ना, तो ये -2 ही जाएगा। हाँ जी, SO के ऊपर -2 है, क्या चार्ज आएगा सल्फर पे? What would be the charge on sulfur if we are having the SO -2? 0। हाँ जी बिल्कुल, -2, this is -2, तो x comes out to be 0, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 0। चलिए बताइए कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। पहले तो +6 से लेके +3, ये क्या हो रहा है बच्चा? ये हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स बताओ तो? 3 नहीं लेंगे, इसमें 6 लेंगे, क्योंकि देखो 6 to +3 हमने एक x की वैल्यू 6 निकाली है, मतलब एक क्रोमियम के लिए +6 था। अब यहाँ पे 2 होता तो वहां पे क्या आता? फिर 12 आता ना। तो कहने का मतलब है कि अगर रिएक्टेंट वाली साइड 2 हो तो जो आपके 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया कर लो, फिर 6 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? इक्विवेलेंट वेट जब निकालोगे तो नहीं तो प्रॉब्लम Yes, होगी। अगर आप 6 से +6 से +3 +6 से +3 में जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, बट हियर द रिएक्टेंट साइड इट इज ट्वाइस, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय मल्टीप्लाई द इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। सल्फर देख लो, +4 से 0, +4 से 0, तो ये क्या हो रहा है? मैम +4 से 0 is again the decrease in the oxidation state. No, this equation is not correct. दोनों redox नहीं, दोनों नहीं हो सकते हैं ऐसे। yes, अगर दोनों हो जाएंगे तो फिर तो ये रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है, और अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है तो फिर तो बैलेंस ही करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इक्वेशन है SO4 2 नेगेटिव, इसका 4 नीचे से रब हुआ है। जो बैलेंस्ड इक्वेशन है दैट इज SO4। दिस इज अ 4 ओवर हियर, अदरवाइज तो फिर वो रिडॉक्स ही नहीं बनेगी ना। तो दिस इज अ SO4 2 नेगेटिव। अब कैलकुलेट करो चार्ज। x - 8 is equal to -2, x comes out to be +6, तो +4 से +6 क्या हो गया ये? अब ठीक है, अब हो सकता है। +4 से +6 आ गया आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब मैं जो मेथड ले रही हूँ ना बैलेंसिंग का,
That is called as a ion electron method. Ion electron method. इलेक्ट्रॉन। इस मेथड में क्या है कि आपको पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों के हाफ सेल्स लेने हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, बस आप वो स्पीशीज लिख लो जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है बच्चों? SO2 से लेके SO4 2 नेगेटिव तक। कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन हो रहा है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन किस साइड आएंगे? प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड? ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट साइड आएंगे ना बेटा? इलेक्ट्रॉन विल कम हियर। अब आपको सब बैलेंस कर लेना है। पहले तो ऑक्सीजन को छोड़ के बैलेंस करो, तो ऑक्सीजन को छोड़ के तो सल्फर है, तो वो तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब आपके पास है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 है, तो क्या करें? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इधर ऐड कर दो। जहां पे जितने ऑक्सीजन कम है वहां पे उतने वाटर ऐड कर दो, अपोजिट साइड पे उतने H+ ऐड कर दो। तो दिस हाफ इक्वेशन इज बैलेंस। इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, प्लीज आस्क मी। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. उसके बाद आ जाओ रिडक्शन हाफ सेल पे। रिडक्शन हाफ सेल में आ गया आपके पास Cr2O7 2 नेगेटिव चेंज हो रहा है Cr+3 पे। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हम करेंगे रिएक्टेंट साइड। अब बेटा पहले तो आप ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब बैलेंस करो, तो क्रोमियम है तो क्रोमियम 2 हो जाएगा, प्लस 7 ऑक्सीजन इस साइड है तो 7 ऑक्सीजन इस साइड कम है तो 7 ऑक्सीजन इधर लिख लो। बाकी कितने हाइड्रोजन कम है? तो 14 ऑफ H+ यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो नाउ दिस इज बैलेंस्ड। अब आपको क्या करना है कि दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके अपनी अल्टीमेट इक्वेशन बनानी है, दिस वन। तो बच्चा उस इक्वेशन तक बनाने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने पड़ेंगे। अब इस इक्वेशन में 2 है, इस इक्वेशन में 3 है। रिडॉक्स रिएक्शन तो वही होता है ना, जितने एक स्पीशीज ने लॉस किया दूसरे ने उतने ही गेन कर लिए। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 यहाँ जाएगा, 3 2 जा 6 यहाँ पे जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, 3 2 जा 6 यहाँ पे जाएगा, और 3 4 जा 12 यहाँ पे चला जाएगा। तो अब जब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ लेट मी ऐड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ द इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन से मेरे पास आया 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, उसके बाद लिख लेते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, उसके बाद लिख लेते हैं 14 मॉलिक्यूल्स ऑफ H+ आयन प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव। आफ्टर दैट दिस इज अ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव plus 12 molecules of H+ plus 2 molecules of Cr3 plus 7 molecules of water। इसमें कुछ चीजें होंगी जो कटिंग करने वाली होंगी। क्या कटिंग करने वाला है? देखो पहली इक्वेशन में तो वाटर डालना ही नहीं पड़ा था, तो वाटर की कटिंग नहीं होगी। तो 14 H+ इधर है, 12 H+ इधर है, तो इधर कितने H+ रह जाएंगे? 2 H+ है, इसमें भी वाटर। 6 वाटर इधर है, 7 वाटर इधर है, तो इसमें कितने वाटर रह जाएंगे? 1 वाटर। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 प्लस 2 H+। बस ये 2 टर्म्स बची, और इधर आ गया 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cr3 प्लस द वाटर। देखो 3 सल्फर इधर है, 3 सल्फर इधर है, 2 क्रोमियम इधर है, 2 क्रोमियम इधर है, हाइड्रोजन 2 इधर है, हाइड्रोजन 2 इधर है, ऑक्सीजन 7 7 और 5 12 और 4 3 are 12। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, अगर इस इक्वेशन को बेसिक मीडियम में करना है तो अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंच जाना, जितने H+ है उतने OH दोनों साइड ऐड करके एक साइड वाटर कट करके दूसरी साइड OH रह जाएगा। दैट्स इट, हो गया। मैम हाँ जी, मैम 3SO2 में 6 ऑक्सीजन हो तो लेफ्ट तरफ 13 और राइट तरफ 12 है। आप इस इक्वेशन की बात कर रहे हो बेटा? मैम जो आपने एंड में लिखी उसमें आपने 3SO2 में 5 ऑक्सीजन काउंट कर लियो, 6 है। 3 2 जा 6 हो गया यहाँ पे। अच्छा 6 और 7 13 हो गए, और 3 4 जा 12 और 1। कोई बात नहीं बेटा, मैंने उधर भी एक छोड़ा उधर भी एक छोड़ा, तो 13 13 है दोनों साइड। ये देखो 7 यहाँ से और 5 यहाँ से, 7 और 6 यहाँ से 13 ही हो गए, है ना? यस मैम। है ना? और 4 गुना 3 12 और 1 13, इधर भी 13 ही हुए बेटा। ठीक है भाई, जिसको प्रॉब्लम थी उसको क्लियर हुआ बच्चा? यस मैम। देखो 3 2 जा 6 हुआ ना, शायद मैंने 5 बोल दिया और 12 कर लिया, बट 3 2 जा 6 और 7
13 इधर हुए, 3 4 12 और 1 13 ही इधर हुए, 13 है दोनों साइड पर, बैलेंस्ड है। ठीक है बेटा, यस मैम। चलो अब आप बताओ, अगर आपको इक्वेशन नहीं आई है तो मैं कोई और ले लेती हूँ, और अगर आ गई है बैलेंस करनी तो इट्स ओके। मैं बार बार बोल रही हूँ, इसमें आपको बैलेंस करना नहीं आएगा। जेई के पेपर में कोई बैलेंसिंग नहीं पूछेगा, पर ये पूछेगा 6 इलेक्ट्रॉन्स आए ना, देखो इस इक्वेशन में ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है ना बच्चा इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? यस मैम। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस निकालते हैं। अब मॉलिक्यूलर वेट जितना भी Cr2O7 का होगा उसको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस 6 है। तो एक तो ये पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपके पास इक्वेशन की बैलेंसिंग करके ही आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता लगते हैं, इक्विलिब्रियम में भी। तो वहां पे फिर जल्दी जल्दी से नहीं होता है हिट एंड ट्रायल से, तभी मैंने मेथड से बता दिया है। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। चलो, दिस इज ऑल अबाउट और रिडॉक्स चैप्टर में कुछ नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पता होने चाहिए, चार्ज निकालने आने चाहिए। हाँ, एक डिस्प्रपोर्शनेट है इसमें, मैं हटा दूं बच्चा इसको? यस ये जो मैं आप पढ़ाने जा रही हूँ ना, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इस टर्म को यूज करूंगी। देखो H2O2 है, मैम स्लाइड में बैक करना जरा 1 मिनट। लो डन मैम। पूछना है बेटा यहाँ से कुछ आपको? नो मैम लिखना था ना थोड़ा। अच्छा, चलो फिर आगे। यस मैम। अच्छा चलो, देखो H2O2 को जब हम ब्रेक करेंगे ना, तो H2O और O2 आ गया मान लो अपने पास। अब बताना मुझे जहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1। अब तो हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं परऑक्साइड पे। तो -1 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है। अब -1 से -2 में गया तो क्या हुआ बच्चों? रिडक्शन। अब -1 से 0 पे चला गया तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। जब आपके पास एक ही स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, दोनों हो, तो उसको बोलते हैं क्या हुआ? डिस्प्रपोर्शनेट। क्या बोलते हैं उसको? डिस्प्रपोर्शनेट। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्प्रपोर्शनेट और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा चलो ठीक है, ये भी डन हुआ। अब हम इसके कुछ पोल क्वेश्चन ले लेते हैं। बस पोल क्वेश्चन लेने से पहले एक बच्चे का क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि साहोस प्रोजेक्शन में एल्कीन और एल्काइन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कैसे? जितनी भी आपकी रिप्रेजेंटेशंस हैं, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो आपका 3D मॉलिक्यूल है, 3D मॉलिक्यूल को आप 2D पे कैसे समझ सकते हो? हाउ यू पीपल कैन अंडरस्टैंड द 3D ऑन 2D, 3D मॉलिक्यूल ऑन द 2 डायमेंशनल। जब हम बोर्ड पे पढ़ते हैं या कॉपी पे लिखते हैं या किताबों से पढ़ते हैं, तो वहां पे तो सारा लिखा हुआ हमें मिलता है, हमें कोई उठा के थोड़ा ना दे देता है मीथेन, है ना? तो बेटा 3D मॉलिक्यूल को 2D मॉलिक्यूल में लिखने के लिए रिप्रेजेंटेशन होती है, जहां पे कार्बन के जो 4 बॉन्ड है ना, वो इस तरह की यू कैन से फॉर्म में हो, जिसमें 2 तो हो बोर्ड पे जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक अबव द प्लेन हो, एक बिलो द प्लेन हो, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन है। तो जो भी मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ाई थी उसमें 3 रिप्रेजेंटेशन जो है, वन इज अ फ्लाइंग वेज, अदर इज अ साहॉर्स, थर्ड इज अ न्यूमैन। ये 3 प्रोजेक्शंस आपके 3D मॉलिक्यूल्स को 2D पे रिप्रेजेंट करने के लिए है। जो थर्ड वन फिशर प्रोजेक्शन थी, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में 2D भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 3D भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब जो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही है। जो आप बात कर रहे हो एल्कीन एंड एल्काइन की, एल्कीन एंड एल्काइन 2D ही है, मतलब बोर्ड पे जैसे दिखाई देते हैं वैसे ही है। एल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन है बेटा। अब एल्कीन ऐसी है एल्कीन। अब इसमें ना देखो इतनी स्ट्रक्चर जो है, अगर मैं ये डबल बॉन्ड छोड़ दूं ना, इतनी स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर, और ये जैसे बोर्ड पे दिखाई दे रही है ऐसे ही है।
मतलब एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, कोई भी बॉन्ड बाहर की तरफ नहीं है बोर्ड के, कोई भी बॉन्ड बैक बोर्ड के पीछे की तरफ नहीं है। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री जो होती है वो आपकी ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन से आती है, और ये 2D रिप्रेजेंटेशन है। उसके लिए हमें किसी प्रोजेक्शन फार्मूला की जरूरत ही नहीं है। और जो आपकी पाई बॉन्ड है वो इसके ऊपर इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होता है, और वो स्ट्रक्चर का पार्ट ही नहीं होता। तो नट शेल में आंसर ये है कि जितने भी sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनके लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं है साहोर्स, न्यूमैन एंड फ्लाइंग वेज। ठीक है, ओके मैम। चलो अब फटाफट से पोल क्वेश्चन लें क्योंकि टाइम 5 मिनट है सिर्फ हमारे पास। चलो फिर भागते हैं जल्दी जल्दी इसमें। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है, एवरीबडी प्लीज बी ऑन म्यूट, अदरवाइज क्या होता है ना, बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। मैंने आपको कंपाउंड दे दिया, लेट इट बी Fe2O। ठीक है, Fe2 में आपको बतानी है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। +2 है, +1 है, +3 है, या आपके पास ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है? चलिए जी बताइए फटाफट। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे आएगा। एक्चुअली ये जो पार्ट है ना, ये आगे पी ब्लॉक का पार्ट है। अब जैसे आज आपने देखा होगा हमने एक कंपाउंड सॉल्व किया था, वो कंपाउंड है Fe2O3 सॉल्व किया था, याद है आपको? यस मैम। Fe2O3 को जब हमने Fe2O3 नहीं, मेरे ख्याल से एक सॉल्व किया था Fe3O4। इसमें तो आसान ही है, +3 कर लोगे और -2 कर लोगे। Fe3O4 में जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की थी तो आंसर 8/3 आया था कुछ। बट अब क्या होता है कि जब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना आगे जाके, जब पी ब्लॉक में या डी ब्लॉक में जब जाओगे, तो Fe3O4 में X 8/3 करेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि Fe3O4 में तीनों के तीनों आयरन एक जैसे नहीं होते, ये कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है। एक तो होता है Fe2O3 और होता है FeO। आगे जाके ना मैं आपको सॉलिड स्टेट में स्पाइनल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, इनवर्स स्पाइनल्स। मतलब जो आपका आयरन है ना, वो आयरन मिक्स्ड ऑक्साइड है, +2 भी है +3 भी है। आयरन की +8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट को करेक्ट नहीं मार के आओगे तुम। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ेंगे आपका डी ब्लॉक, तब आप ध्यान में दोगे, ऐसे ये आपको सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा देंगे हम, जो 12th में पढ़ते हो तुम, कि ये एक्चुअली में दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसमें सारे आयरन एक जैसे नहीं है। सारे आयरन एक जैसे होते तो उसमें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट होती, पर कुछ आयरन है आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले और कुछ आयरन आपके कौन से है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले।
तो ये जो आपका कंपाउंड है Fe3O4, इसमें आयरन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है अप्रोप्रिएट, +2 and +3, पर ये आपको स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद पता लगता है। अभी के लिए आपने कैलकुलेट किया 8/3, बट उस टाइम हम आपको बोलेंगे कि ये 8/3 नहीं होता, इसमें तो ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। ये क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो +2 and +3 इज अ करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दिस। एक और कंपाउंड मैं आपको बताती हूँ जो हमने पढ़ा था, H2S4O6। अब इसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, 2 + 4x - 12 इज इक्वल टू 0। x कम्स आउट टू बी 10 बाय कुछ समथिंग आया था, 4 5/2 और 2.5 आया था ना। Yes, ma'am. अभी के लिए Yes, तो हम ma'am. 2.5 ही कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रक्चर नहीं पता। और जब हम इसको पढ़ेंगे ना सल्फर के ऑक्सो एसिड्स को, फिर मैंने वैसे बताई भी थी आपको इसकी स्ट्रक्चर कि इसमें चारों सल्फर एक जैसे नहीं है, पर ये इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर के बाद ही आती है। तो पेपर में फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट हमने अभी कैलकुलेट करना सीखा है, तो आई हैव टोल्ड कि ठीक है इतनी कैलकुलेट करके आ गई। बट पेपर में जब आपको कैलकुलेशन देनी है ना, तो उसमें स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो 4 तो ऑक्सीजन एटम ऐसे लगे होते हैं जैसे हमने लगाया तो था अभी, और 2 OH ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अब देखना जरा, क्या ये सारे सल्फर एक जैसे हैं? ज्यादा हो गए, 3 2 5 हो गए, 4 लगाने हैं ना, 1 हटा दो। आपको नहीं लग रहा कि ये परऑक्साइड जैसी लिंकेज हो गई सल्फर सल्फर में? यस और नो? तो इसका मतलब है कि ये जो आपके 2 ऑक्सीजन सल्फर एटम्स हैं, ये होते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के, आप कैलकुलेट करके देख लेना। ये वाले 2 सल्फर एटम्स जो हैं वो होते हैं 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसकी 2.5 ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने से जरूर आती है, और जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि जो SS हैं, जो सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, वो एक्चुअली में क्या होते हैं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. एक कंपाउंड और आपने पढ़ा था, जैसे KI3। KI3 में भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई थी, -1/3 आई थी ना? यस नो? Yes, ma'am. तो -1/3 आप इसको जस्टिफाई करो जरा, ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है I3 नेगेटिव की? कौन बताएगा क्लास में इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि I2 + I नेगेटिव। Yes, ma'am. Yes, ma'am. में एक ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ गई और एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, 0। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप टिक करके आओगे, वो टिक करके आओगे कि 2 आयोडीन 0 है, 1 आयोडीन -1 है। तो जितनी भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है, फ्रैक्शनल वाला टिक हम पेपर में नहीं मारेंगे, हम उसकी स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे। और स्ट्रक्चर वाला पॉइंट आपको तब क्लियर होगा जब आप एक्चुअली में P ब्लॉक पे जाओगे। ठीक है, 3 एग्जांपल्स तो वैसे मैंने आपको बता दी हैं। द वन इज अ KI3, other is a oxo acids of sulfur, and the one is one more, that was Fe2O3. तो is that clear? Yes, ma'am. हाँ चलो, इसका आंसर दिया क्या था, Fe2O। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसमें इसकी? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? क्या टिक मारा है आप लोगों ने? अगर Fe2O, वैसे में हाइपोथेटिकल है एक मॉलिक्यूल, ये -2 होगा तो ये क्या होगा उस केस में, +1 होगा। यस मैम। ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। Yes, चलो ठीक है बेटा, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब रिडॉक्स तो नहीं पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। रिडॉक्स में आप बैलेंसिंग आना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आना चाहिए। बाकी जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है वो आपको जैसे आप ऑक्सो एसिड्स पढ़ोगे वो क्लियर हो जाएगी कि स्ट्रक्चर आएगी तो आप निकाल पाओगे। चलो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रो वाला पोर्शन। Thank you, ma'am.